प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं सुमन कुमार आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हमने सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित पाठ बीज पढ़ा था। आशा है कि आपने उस कविता को अच्छी तरह से याद कर लिया होगा, उसके अर्थ को समझ चुके होंगे। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ के अनुसार बीज में क्या क्या है? इसका उत्तर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखेंगे हम, बीज के भीतर एक संपूर्ण पेड़ छिपा होता है जिसमें जड़, तना, डाल, पत्ते, फूल और फल होते हैं। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, जब हम कोई चीज़ मिट्टी में डालते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हम जब कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो कुछ दिनों के बाद वह अंकुरित होकर एक पौधा बनता है और धीरे धीरे विकसित होकर एक संपूर्ण पेड़ बन जाता है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने बीज के लिए उसका प्रकाश उसके भीतर क्यों कहा है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, क्योंकि एक छोटे से बीज के अंदर एक नए पौधे का जीवन होता है जो अपने वातावरण के अनुसार पल्लवित और पुष्पित होता है। चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। कविता के कुछ भाग दिए हुए हैं, कविता की 4 पंक्तियां दी गई है और इसका आशय स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। आशय स्पष्ट करना मतलब इसका अर्थ स्पष्ट करिए, अर्थ बताइए। तो कविता की 4 पंक्तियां क्या हैं? बंदी उसमें जीवन अंकुर, जो तोड़ निखिल जग के बंधन, पाने को है निज सत्व मुक्ति, चिर निद्रा से जग बन चेतन। इसका उत्तर हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी के पाठ बीज से ली गई है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बरगद के बीज के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति, विकास एवं संघर्ष की ओर संकेत किया है। जिस प्रकार बीज अपने अस्तित्व को बचाए रखता है, गहन अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, अनेक कठिनाइयों एवं परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए आगे वह एक संपूर्ण पेड़ के रूप में विकसित होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना अस्तित्व बनाए रखने और विकास के लिए संघर्ष करना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, आपके विचार से बीज एक तुच्छ चीज है अथवा नहीं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, मेरे विचार से बीज एक तुच्छ चीज नहीं है, क्योंकि एक छोटे से बीज में एक बहुत विशाल पेड़ का अस्तित्व छिपा रहता है जो समय के अनुसार विकसित, पुष्पित और पल्लवित होता है। अर्थात कि छोटे से बीज के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ छिपा रहता है जो समय के अनुसार बढ़ता, फलता, फूलता है। अब है पाठ से आगे। पहला प्रश्न है, पता करके लिखिए कि कोई किसान धान के बिचड़े कैसे तैयार करता है। उत्तर हम लिखेंगे, सबसे पहले किसान खेत को जोतकर तैयार करता है, फिर उसमें धान के बीज बोता है जो लगभग 1 महीने की देखभाल के बाद धान के बिचड़े के रूप में विकसित होता है। फिर इसे उखाड़कर खेतों में रोपाई की जाती है। दूसरा प्रश्न है, कोदो सरसों से क्षुद्र चीज। कोदो
और सरसों के बीज बहुत छोटे होते हैं। आप कोदो के बारे में पता कीजिए। वैसे पौधों का नाम भी लिखिए जिनके बीज छोटे होते हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, जिन पौधों के बीज कोदो और सरसों की तरह छोटे होते हैं वैसे बीज हैं मड़ुआ, ठड़िया, गोंदली, गेंदारी, प्याज, टमाटर, मूली, बैगन, धनिया, मेथी, सरगुजा, सौंफ, जीरा आदि। इनके बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपने देखे भी होंगे। आप अपने खेतों में इनकी बुआई करते हैं तो आपने इन बीजों को भली भांति देखा होगा और अच्छी तरह से परिचित होंगे कि ये बीज भी बहुत छोटे छोटे इनके दाने होते हैं। तीसरा प्रश्न है, विभिन्न पर्व त्यौहार में फल फूलों के अलावा कई तरह के अनाज का भी उपयोग किया जाता है। आप एक तालिका बनाइए जिसमें बाईं ओर पर्व त्यौहार का नाम और दाईं ओर उनसे जुड़े बीज का नाम हो। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। आप जानते ही हैं कि आपके यहाँ तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं और उसमें तरह तरह के बीजों का प्रयोग होता है। आपकी सहायता के लिए मैं यहाँ थोड़ा निर्देश देता हूँ, या मेरे अनुसार आप ऐसे लिख सकते हैं। एक तरफ पर्व त्यौहार लिखेंगे, दूसरे तरफ उनसे जुड़े बीज का नाम लिख सकते हैं। पहला पर्व लिया गया है कर्मा। कर्मा में आप जानते ही हैं, कर्मा अभी आप कुछ दिन पहले मनाए हैं और उसमें आपने देखा होगा कि किन किन बीजों का प्रयोग किया जाता है। तो कर्मा में कुर्थी, घंघरी, जौ, उड़द, मूंग, धान, गेहूँ आदि बीजों का प्रयोग होता है और उसको जब वो अंकुरित हो जाता है तो उसके चारों तरफ बच्चे, लड़कियां विशेष करके अपना त्यौहार मनाती हैं, गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं। दूसरा पर्व है मकर संक्रांति। इसमें जिन बीजों का प्रयोग किया जाता है तिल, कुर्थी, उड़द, घंघरी आदि। इसे खाते भी हैं और इनके दाल से खिचड़ी भी बनती है। तीसरा पर्व है सोहराय। इसमें जो बीज मुख्यतः इस्तेमाल किए जाते हैं वो धान और धान की बाली। एक पर्व है दशहरा जिसमें जौ का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला है शादी ब्याह। शादी ब्याह में भी अनेक तरह के अनाजों का उपयोग होता है जिसमें धान और धान की बाली प्रदेशीय रूप में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से पाठ 20 का प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग फिर अगले पाठ को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।